नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्कियो वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए नेट ब्यूरो के इतिहास या हिस्ट्री विषय का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका कोड 6 है। और हम लोगों ने अब तक ऊपर जो ब्रीफ दिया हुआ है इसकी चर्चा किया। इसके अलावा इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और आज इकाई थर्ड की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों से इकाई थर्ड पर अपने विचार रखूंगा। संभावित कुछ पुस्तकों की भी चर्चा करेंगे और एनिमेशन के माध्यम से बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जल्दी सारी इकाइयों को कवर कर सकूं। फिलहाल आज हम लोग तीसरी इकाई पर चर्चा करेंगे। यदि समय बचता है तो अगली इकाइयों की भी बात हम कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के बीच पहुंचाते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियोस आपको कितने पसंद आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। बिना कमेंट के अपने से अजम्पशन कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इकाई थर्ड की, जो कि है यूजीसी नेट इतिहास विषय का। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब प्रारंभ हम लोगों ने चर्चा किया था गुप्त वंश के विषय में और गुप्तोत्तर काल पर भी थोड़ा सा चर्चा किया था, जिसमें हर्ष के काल की भी बात आई हुई थी। आज हम लोग इकाई थर्ड के अंतर्गत कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। हर्ष के बाद जो साम्राज्य भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दिखाई देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है दक्षिण भारतीय राज्यों में गंग, कदम्ब वंश, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश। तो इसमें ये जो वंश दिखाई दे रहे हैं, इसमें चालुक्यों की कई शाखाएं दिखलाई देती हैं। एक है वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, दूसरा है कल्याणी के चालुक्य और तीसरे हैं वेंगी के चालुक्य। इस तरीके से चालुक्यों की 3 शाखा हमको इतिहास में दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बादामी के चालुक्य है। ये ऐहोल वाले क्षेत्र में, ऐहोल जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और जो बादामी या बातापी के चालुक्य हैं, इन्हीं में सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसका चाचा जो मंगलेश है, ये भी काफी प्रतापी है। तो जब हम लोग चर्चा करेंगे चालुक्यों का विस्तृत, तब इसकी बात करेंगे। राष्ट्रकूटों को योद्धा माना जाता है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है त्रिवंशीय जो संघर्ष होता है, किनके बीच में होता है त्रिवंशीय संघर्ष। तो पहले हैं प्रतिहार, दूसरे हैं पाल और तीसरे हैं राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य आपस में युद्ध होता है, किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज, महोदयपुर, इसके अलावा कान्यकुब्ज, इस तरीके के नाम मिलते हैं कन्नौज के। तो इसके लिए लड़ाई होती है। और कन्नौज में कौन सा वंश होता है? आयुध वंश, जिसके शासक
चक्रायुध और वज्रायुध को बारी बारी से सिंहासन पर बैठाया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। कल्याणी का क्षेत्र जो है वो दक्षिण में दिखाई देता है, तो कल्याणी के चालुक्य हो गए, काकतीय हो गए। के स्थापत्य की जो शैली है वो बेसर है और ये कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में शासन करते हैं। इसी तरीके से यादव वंश है। दक्षिण भारत के साम्राज्यों में पल्लव हैं, चेर हैं, चोल और पांड्य हैं। तो पल्लव जो हैं ये सुदूर दक्षिण में है, सुदूर दक्षिण के एरिया में, जिसमें तमिलनाडु का क्षेत्र सम्मिलित है। और पल्लव जो है ये प्रतापी शासक थे, जिनमें से महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, इस तरीके के प्रतापी शासक पल्लवों में है। और पल्लव शासक काफी योद्धा हैं। चेर, चेर शब्द का प्रयोग हमको अशोक के अभिलेख में 13वें शिलालेख शहबाजगढ़ी संस्करण में मिलता है और उसमें चोल, चेर और तम्मपड़ी लिखा हुआ है। यहाँ पर चोल हैं, तो चोल भी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक माना गया है। राजेंद्र चोल और इसके पहले राजराज चोल, ये दो ऐसे राजा हुए जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की विजय की। राजराज चोल ने सिंघल, या जिसको आजकल हम श्रीलंका या लंका कहते हैं, यहाँ की राजधानी अनुराधपुर पर आक्रमण किया, उसको तहस नहस करके वहां पोलो नुरवा अपनी राजधानी बनाया। इस तरीके से दो शासक यहाँ देखे जाते हैं। और चोलों में हमको जो पढ़ना होता है वो इनका प्रशासन पढ़ना होता है। यूजीसी नेट में प्रशासन से पूछता है, एक है केंद्रीय और दूसरा है राज्य का। इसको स्व या स्थानीय स्वशासन बोलते हैं और ये केंद्रीय स्वशासन बोला जाता है। तो इस स्थानीय स्वशासन के लिए ही चोल साम्राज्य जाना जाता है। फिर है पांड्य। पांड्य जो थे इनका उल्लेख सबसे पहले संगम साहित्य में मिलता है और यह माना गया कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही तमिल संगम हुआ था, जो कि मदुरा, कपाटपुरम के क्षेत्र में हुआ था। और बहुत सारे पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षित किया था और किताबें बहुत सारी संकलित की गई थी, कविताएं। इसके अलावा ये जो चोल, चेर, पांड्य हैं, इन तीनों का उल्लेख संगम साहित्य में सर्वप्रथम मिलता है, जिसमें नेडुंजेलियन, लालचेर, इस तरीके से करके जो शासक हैं उनके विषय में चर्चा की जाती है संगम साहित्य में। और इन्हीं के विषय में यूजीसी नेट में ज्यादा पूछता है, तो जब विस्तृत पढ़ेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे। पूर्वी भारत के साम्राज्यों में बंगाल के पाल हैं, तो पालों का जो प्रथम शासक है उसका नाम गोपाल, और गोपाल ने बंगाल में पाल वंश को स्थापित किया। धर्मपाल, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी तरीके से नारायण पाल और कई हैं जिन लोगों ने अलग अलग जगहों पर शिक्षा के केंद्र स्थापित किए।
और पालों का जो स्थापत्य और कला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। सेन है, लक्ष्मण सेन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बल्लाल सेन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों के बारे में पूछते हैं। लक्ष्मण सेन के बारे में इसलिए पूछते हैं कि इसने लक्ष्मण संवत चलाया था। और बल्लाल सेन के बारे में पूछते हैं, इसने एक किताब लिखी थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दान सागर करके, बल्लाल सेन की रचना है। इसके अलावा कामरूप के वर्मन है। कामरूप कहते हैं असम को, और यहाँ के जो बर्मन लोग हैं, इनका संबंध शुरुआती दौर में हर्षवर्धन से भी था, क्योंकि कामरूप का जो शासक था भास्कर वर्मन, इसी के दरबार में सबसे पहले वेंसांग गया था। तो विस्तृत चर्चा में हम वर्मन की चर्चा करेंगे, उड़ीसा के भौमकार और सोमवंशियों की चर्चा करेंगे। महामेघवाहन चेदी राजवंश था, उसका शासक खारवेल है। इसके अलावा पश्चिम भारत के साम्राज्य में वल्लभी के मैत्रों के विषय में देखेंगे। इन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित किया था। कहाँ किया था? गुजरात वाले क्षेत्र में। तो वल्लभियों को देखेंगे, और कई महत्वपूर्ण राजा भी इसमें आते हैं मैत्रकों में। और गुजरात के चालुक्य, इनको चौलुक्य भी कहते हैं, चौलुक्य, इसमें कई महत्वपूर्ण राजा आते हैं। इसके अलावा स्थापत्य पर चर्चा करेंगे, जिसके विषय में यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो चौलुक्यों की स्ट्रेटजी को देखेंगे। फिर उत्तर भारत के साम्राज्य में गुर्जर प्रतिहार हैं, कलचुरी चेद हैं, गढ़वाल वंश और परमार वंश है। तो प्रतिहार जो हैं, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन कर रहे थे, गुजरात राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में। कलचुरी चेद बघेल खंड के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। गढ़वाल जो हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है गोविंद चंद्र गढ़वाल, और ये प्रतापी शासक है। इसके समय तक मुसलमानों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम सबसे प्रतापी शासक है। इसके बाद नागभट्ट सेकंड है। तो इन सब के समय में भी मलेच्छों के आक्रमण शुरू हो गए थे। इनके अभिलेखों से पता चलता है। तो जब विस्तृत पढ़ेंगे तब इनको समझेंगे। इसके अलावा परमार हैं, तो परमारों की गौरव गाथा हम लोग देखेंगे। कुछ परमार शासक हैं, जिनमें से भोज परमार का नाम मिलता है। इनके समय में एक कविता चलती थी, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भुवंगति। और जब वो मर जाते हैं, तब इसी कविता को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि अद्य धारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता मंडे भोज राजे दिवंगति। तो भोज परमार की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं भारतीय इतिहास में। इसके अलावा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें से प्रशासन, राजनीतिक ढांचा, राजतंत्र और वैधिकरण है। कृषि अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे हम लोग आर्थिक इतिहास के अंतर्गत। आर्थिक इतिहास की कुछ पुस्तकों पर हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या क्या देखना है? भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, श्रेणी कहा जाता है व्यापारिक संगठन को श्रेणी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन क्या क्या थे, कूप थे,
नहरें थीं, इस तरीके से जो संसाधन थे उनकी चर्चा होगी। कर प्रणाली क्या थी और सिक्के तथा मुद्रा प्रणालियाँ क्या थीं। तो पूर्व मध्यकाल में कई ऐसे शासक हुए, जैसे गढ़वाल ही हुए, इन लोगों ने बड़े पैमाने पे सिक्के चलवाए और कई राजवंश के राजाओं ने सिक्के चलवाए। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यापार और शहरीकरण देखना है, इसमें व्यापारिक ढांचा कैसा था। कहने का मतलब है विदेशी व्यापार था या स्वदेशी व्यापार था, किस तरीके का व्यापार हो रहा था, व्यापार में क्या-क्या चीजें प्रयुक्त की जा रही थी और शहरी बस्तियों का स्वरूप कैसा था। पतन, जो पत्तन है, बंदरगाह कहते हैं इसको या डॉकयार्ड कहते हैं, ये किस तरीके के थे। व्यापार मार्ग के विषय में देखेंगे कि पूरे भारत में राजमार्ग का एक जाल सा बिछा हुआ था, इसका मैप भी हम लोग देख लेंगे विस्तृत चर्चा करते समय। व्यापारी माल और विनिमय व्यापार संघ जिसको गिल्ड कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और उपनिवेशीकरण, तो ये सब हम लोग देखेंगे जब इसको विस्तृत तरीके से समझेंगे। ब्राह्मणीय धर्मों का विकास है, जिनमें वैष्णववाद है, शैववाद है, मंदिर है। तो वैष्णववाद जो है ये विष्णु के उपासकों से संबंधित है, शैववाद जो है ये शिव के उपासकों से संबंधित है। बाद में चल करके इनको अलवार और इनको नयनार दक्षिण भारत में कहा गया। तो इस विषय में चर्चा करेंगे। मंदिर का स्वरूप कैसा था, संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखन क्या था, मंदिर स्थापत्य कला और क्षेत्रीय शैलियाँ, इस पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं बार बार। दान, तीर्थ और भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन में शंकर का मतलब शंकराचार्य जी से है और इनका जो दर्शन है वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जिसको हम वेदांत कहते हैं। तो शंकराचार्य जी को देखेंगे, माधव से मतलब माधवाचार्य जी से है, माधवाचार्य जो कि शंकराचार्य के बाद लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के हैं। फिर रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य जो हैं ये वैष्णव पंथ के हैं। तो इस तरीके से भक्ति जो आंदोलन है उस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे जब इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। समाज में वर्ण क्या था, जाति और प्रचुरोद्भवन क्या था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, लिंग, विवाह और संपत्ति संबंध, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का क्या योगदान था, क्या स्थिति थी, किसानों के रूप में जनजातियां और वर्ण व्यवस्था में उनका स्थान, अस्पृश्यता तब तक आ ही चुकी थी समाज में। इन सब की चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि शिक्षा और शैक्षिक संस्थाएं क्या क्या थी। शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी, उसी पर जो है ये अग्रहार स्थापित थे जो शिक्षा के केंद्र के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई है। फिर मठ है, महाविहार है, महाविहारों का संबंध बौद्ध धर्म से है। फिर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास है, कैसे कई भाषाएं टूट करके अलग अलग नए भाषाओं का स्वरूप ग्रहण कर रही थी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं, सामंत मॉडल, खंडीय मॉडल, समन्वयी मॉडल, अरब के साथ हमारा संबंध क्या था, व्यापारिक रूप से क्या संबंध था, सुलेमान गजनवी की विजय, अलबरूनी का यात्रा विवरण, अलबरूनी का हम लोग तहकीके हिंद जानते हैं, तहकीके ए हिंद।
या भारत की खोज, किताबुल हिंद कुछ भी कह लिया जाए, या अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत, इस तरीके की पुस्तक के नाम से हम अलबरूनी के कार्यों के विषय में जानते हैं। अब है इकाई 4, इसमें पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पुरातत्वीय स्रोतों में क्या है? स्मारक है, इस समय कुछ लिखवाए गए लेख हैं, अभिलेख हैं, इसके अलावा इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड पुरातत्वीय रूप से जो मिलते हैं उसको देखेंगे। पुरालेखीय मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, तो कई सारे मध्यकालीन शासकों ने मुद्राओं का प्रचलन, मुद्राओं से यहाँ मतलब सिक्कों से है, सिक्कों का प्रचलन किया हुआ था, तो इन सिक्कों के विषय में देखेंगे। इसके अलावा भौतिक साक्ष्य और स्मारक, इतिवृत्त, साहित्यिक स्रोत में फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाएं, दफ्तर खाना, फरमान, बहियां, पोथियां, अखबारात, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत फारसी और अरबी। जो विदेशी यात्रियों का वृत्तांत देखना है इसमें, वो फारसी और अरबियों का देखना है। राजनीतिक घटनाएं दिल्ली सल्तनत की देखनी है, जिनमें गोर वंश, तुर्कों की बात होगी, खिलजियों की बात होगी, तुगलक, सैयद और लोधी। दिल्ली सल्तनत का ह्रास कैसे हुआ, तो गोरी से लेकर के तुर्कों तक का एक श्रृंखला, फिर खिलजी का किस तरीके से उद्भव हुआ, और तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, उनकी बात करेंगे। खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है, मुबारक खिलजी है, इनकी चर्चा करेंगे। सैयदों की चर्चा करेंगे। और लोदियों में इब्राहिम लोदी विशेष रूप से पूछे जाते हैं पेपरों में, इब्राहिम लोदी की बात करेंगे। और दिल्ली सल्तनत का ह्रास कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। तो मुगल साम्राज्य की नींव, बाबर, हुमायूं और सूरवंश। तो बाबर जो है ये तुर्क था और इसने अपनी पुस्तक, जिसको हम लोग बाबरनामा कहते हैं, तुजुक अ बाबरी, इस पुस्तक को उसने तुर्की भाषा में लिखा। हुमायूं है बाबर का पुत्र है। फिर बीच में सूरवंश आ जाता है जो अफगान है, वो सब तुर्क हैं, ये अफगान है। और ये अफगान शासक जो है इसका नाम है शेर शाह सूरी के नाम से हम इतिहास में जानते हैं। अकबर है, अकबर को एक महान सम्राट माना जाता है जिसने कई सारे अच्छे और बुरे कार्य भी किए। पर्दा शासन को खत्म किया, जजिया खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया। इसके अतिरिक्त मजहर की घोषणा किया, दीन इलाही चलाया। गुजरात विजय के पश्चात फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। राजपूताना की विजय किया, गोंडवाना की विजय किया। इस तरीके से अकबर के बहुत सारे कार्य हैं जिसको हम लोग विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिर अकबर के बाद जो है जहांगीर या सलीम, इसके बाद शाहजहां या खुर्रम। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद। शाहजहां के बाद औरंगजेब, आलमगीर। तो अकबर से लेकर के आलमगीर या औरंगजेब तक का एक श्रृंखला बना करके देखेंगे।
और इन सब के विशेषताओं और इनके कार्यों की चर्चा करेंगे। जहांगीर का तुजु के जहांगीरी से लेकर के शाहजहां के द्वारा किए गए स्थापत्य की चर्चा करेंगे। जहांगीर के कला की बात करेंगे, कला प्रेमी होने की बात करेंगे। औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे आपस में भाइयों ने लड़ाई करके अंत में शाहजहां जो उसका पिता है उसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के पश्चात जो आगरा का किला है, आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज है, और इस मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां कैद था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन सब को हम लोग देखेंगे, तथा सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों के मत को जानेंगे, क्योंकि पेपर में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आता ही नहीं है कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का विघटन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यदि कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। कुछ चीजें अगर नहीं जुड़ सके तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से उत्तरकालीन मुगल शासक हैं, जिनमें जहांदार शाह है, फर्रुखशियर है, इस तरीके की एक श्रृंखला है राजाओं की, उन पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। और मुगल साम्राज्य का विघटन, तो कमेंट में मुझे बताइए कि उत्तर मुगल काल के शासकों का क्रम क्या है। आप मुझे कमेंट में बताएं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य 1445-46 के आसपास दक्षिण भारत में एक हलचल सी दिखाई देती है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उद्भव होता है। विजयनगर साम्राज्य में संगम, सालुव, तुलुव, अरिवीडु इतने राजवंश हैं, और इन्हीं राजवंशों से प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी नहीं बता पाते हैं। तो इन पर विचार किया जाएगा। और बहमनी साम्राज्य है, इसमें कई शासक हुए, बाद में चल करके बहमनी साम्राज्य टूटा। तो बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ऐसे करके 4-5 भागों में विखंडित हो गया। तो यहां से प्रश्न पूछता है, बहमनियों से कम पूछता है, इसके विखंडन के बाद से ज्यादा पूछता है। फिर दक्षिण सल्तनत है, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये इसी से टूटकर बना है। अहमदनगर, उत्थान, प्रसार और विघटन, पूर्वी गंग और सूर्यवंशी गजपति की चर्चा होगी। फिर है मराठाओं का उत्थान और शिवाजी द्वारा स्वराज की स्थापना। तो मराठाओं का उत्थान कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही शिवाजी सक्रिय दिखाई दिए, और इन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया, दक्षिण भारत के कई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मुगलों के कई किले जीत लिए, सूरत पर 2 बार आक्रमण किया। तो परेशान करके रख दिया था शिवाजी ने औरंगजेब को, इसीलिए औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, पहाड़ी चूहा। तो ये प्रश्न ऐसे ही यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न साधारण ही होते हैं, लेकिन नासमझी के कारण विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए।
पेशवाओं के अधीन उसका विस्तार, मुगल मराठों के संबंध, मराठा राज्य संघ पतन के कारण। तो पूरा मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। इकाई 5 देखें तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था है। सल्तनत काल के समय में प्रशासन कैसा था, राज्य का स्वरूप कैसा था, धर्मतंत्रीय, ईश केंद्रित, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, उत्तराधिकार का नियम। तो इस समय जो है उत्तराधिकार के नियम शरीयत से चलते थे, जिसको इस्लामिक कानून कहते हैं, इस्लामिक कानून। और जो कानूनी व्यवस्था थी वो धर्म केंद्रित और ईश केंद्रित थी। फिर शेर शाह के प्रशासनिक सुधार हैं, जिसमें से कबूलियत और पट्टा का प्रारंभ किया था किसने, शेर शाह ने। ये प्रश्न पूछता है अक्सर यूजीसी में और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। मुगल प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां। तो मनसब क्या होते हैं, ये जात और सवार के रूप में बटे होते हैं। कुछ जात कुछ सवार को मिलाकर एक ओहदा दिया जाता है और इसी ओहदे को मनसब कहते हैं। ये भी विद्यार्थी नहीं जानते। और जागीरें दी जाती हैं, जैसे वतन जागीर है और कई प्रकार हैं जागीरों का, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली में विजयनगर राज्य है, इसका शासन व्यवस्था है। बहमनी प्रशासन प्रणाली, मराठाओं के अष्टप्रधान जो शिवाजी के द्वारा बनाए गए थे, जिनमें पेशवा का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियां क्या थीं? सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतर राज्य संबंध क्या था? कृषि उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था, ग्राम अर्थव्यवस्था, किसान वर्ग, अनुदान और कृषि ऋण, शहरीकरण, जनसांख्यिकी ढांचा कैसा क्या था? तो उद्योग में सूती कपड़ा, जो कि मुगल काल का बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट था। हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने और प्रौद्योगिकी, इनके विषय में जो जानकारी मिलती है वो जो अरबी लेखक हैं या फिर जो मुसलमान लेखक हैं उनकी पुस्तकों में हमें प्राप्त होता है। यूरोपीय व्यापार, व्यापार केंद्र, पत्तन, परिवहन और संचार, हुंडी। हुंडी क्या होता है? एक पत्र होता है जिसको लेकर के एक यात्री दूसरे शहर को जाता है, नगर को जाता है, वहां पर इस पत्र को दिखा के अपना पैसा ले सकता है। यही हुंडी की व्यवस्था थी। विनिमय पत्र जिसको कहते थे, बीमा, राज्य की आय और वे मुद्रा, टकसाल। तो टकसाल क्या था? मुद्राओं या सिक्कों की जांच पड़ताल भी करता था ये। इसके अलावा यहाँ पर मुद्राएं बनाई जाती थी। दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह की चर्चा करेंगे। इकाई 6 देखते हैं। इकाई 6 में है समाज और संस्कृति, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना। सूफीवाद जो है इसकी चर्चा करेंगे। सिलसिले क्या होते हैं और विश्वास प्रथाएं क्या थी? प्रमुख सूफी संत जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिले के थे। ऐसे करके कई सूफी संत हुए और कई सिलसिले हुए। नक्शबंदी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला, ऐसे करके कई सिलसिले हैं, इनकी चर्चा करेंगे। सामाजिक समकालीकरण है। इनके विश्वास क्या थे? फना और बका, फना और बका का सिद्धांत है सूफीवाद में। और पैरेलल में ही भक्ति आंदोलन है, जिसमें शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद है। तो अभी चर्चा किए। यहाँ शक्तिवाद की बात जो है, इसका मतलब होता है देवियों की पूजा करना। शाक्त धर्म इसको बोलते हैं।
तो कितनी देवियां हैं, क्या मान्यताएं हैं, 9 देवियां क्या हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे मध्यकालीन हम लोग मध्यकालीन युग के संत, उत्तर और दक्षिण के संत, समाज, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर उनका प्रभाव, मध्यकालीन भारत की स्त्री संत, सिख आंदोलन में गुरु नानक देव को देखेंगे, उनकी शिक्षाएं, प्रथाएं और आदि ग्रंथ और खालसा की बात करेंगे। गुरु नानक देव से ही लंगर की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, ये अक्सर पूछ लेता है, जानना जरूरी है। सामाजिक वर्गीकरण में शासक वर्ग है, प्रमुख धार्मिक समूह है, उलेमा है, वणिक और व्यवसायिक वर्ग है, राजपूत समाज है। तो उलेमा और राजपूत समाज, इन सब से प्रश्न आते हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। ग्रामीण समाज है, छोटे सामंत थे, ग्राम कर्मचारी थे, कृषक और गैर कृषक वर्ग थे और शिल्पकार भी थे। यहाँ फिर स्त्रियों की स्थिति है, जनाना व्यवस्था है, देवदासी व्यवस्था है। जनाना व्यवस्था को ही पर्दा पर्दा शासन कहा जाता है। देवदासी व्यवस्था भी समाज में थी। शिक्षा का विकास है, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम है, मदरसा शिक्षा है, इसके अलावा मकतब की शिक्षा है। मध्यकाल में 2 व्यवस्था थी, यहाँ एक ही लिखा है, दूसरा मकतब है। फिर ललित कलाएं हैं, चित्रकारी की प्रमुख शैलियां, मुगल शैली है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, गढ़वाली है, संगीत का विकास है। तो इन सारी शैलियों की जो विशेषता है उसकी चर्चा करें। कला और वास्तुकला है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय वास्तुकलाएं। तो मेहराब, घेरा ऊपर का, ये जो चीजें हैं, वातायन, ये सारी चीजें जो इंडो इस्लामिक हैं, इनकी चर्चा करेंगे। वास्तुकला की चर्चा करेंगे। इसके बाद है इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्यान, मराठा दुर्ग, पूजा गृह और मंदिर। अब आ जाते हैं इकाई 7 पे, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, अभिलेखागारीय सामग्री। तो अभिलेखागार पर, आर्कियो वर्ल्ड चैनल पर, इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है कि अभिलेखागार में जॉब कैसे मिलेगी। वहां पर अभिलेखागार की चर्चा हुई है, आप जा करके उसको देख लीजिएगा तो अभिलेखागार समझ में आ जाएगा। जीवन चरित्र है, संस्मरण है, समाचार पत्र है, मौखिक साक्ष्य या ओरल हिस्ट्री है, सृजनात्मक साहित्य है, चित्रकारी, स्मारक और सिक्के हैं। तो सिक्के जो है बहुत पहले से ही चल रहे हैं। समाचार पत्रों का संपादन भी शुरू हो गया था और बहुत सारे संस्मरण भी मिलते हैं। इसके अलावा चित्रकारी भी हमको मिलती है। तो अब जो है ब्रिटिश सत्ता का उत्थान है। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी आते हैं, जिनमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 1498 में। इसके बाद डचों का आना हुआ, जिन्होंने क्या किया था? नीले पानी की नीति लगाई थी और समुद्र पर एकाधिकार कर रखा था। डचों का आधिपत्य भारत के कई क्षेत्रों में है, पटना और बिहार के कई क्षेत्रों तक था। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में डोमिनियन स्टेटस क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। राज्य और केंद्र की शासन व्यवस्था को ही डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। भारत के प्रमुख राज्य के साथ ब्रिटिश संबंध, बंगाल के साथ क्या था? अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब। तो इसी के बाद जो है सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति आई है। 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव, ये उसी के अंतर्गत सब लैप्स कर लिए गए हैं। 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव, सबकी चर्चा करेंगे। कंपनी और ताज क्राउन का प्रशासन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का विकास क्रम। तो 1857 के बाद क्राउन के हाथ में पूरी भारत की सत्ता चली जाती है और कंपनी शासन खत्म हो जाता है। कंपनी के शासन काल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विस, न्याय तंत्र, पुलिस और सेना। तो सिविल सर्विस का जो हमारे यहाँ सूत्रपात करने वाला है, उसका नाम है कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है
जिसने यॉर्क टाउन में अमेरिका में सरेंडर कर दिया था अमेरिकियों के सामने। यहाँ आकर के ये सिविल सेवा का जन्मदाता बन गया। फिर रजवाड़ों और रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति की बात करेंगे। स्थानीय स्व सरकार की बात होगी। संवैधानिक परिवर्तन जो 1909 से 1935 के बीच चला, उसकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इकाई 8 अब देखते हैं। उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा, कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था, ये सब कुछ हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, आधुनिक भारत के जो भारत का इतिहास है इसके अंतर्गत देखेंगे और कुछ पुस्तकों का भी सहारा लेंगे। उद्योगों का ह्रास कैसे हुआ, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या थी, विशहरीकरण क्या है, आर्थिक अपवहन का सिद्धांत जिसको ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक ही तरफ धन का बहिर्गमन जिसको दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार बताया, और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया करके पुस्तक लिखा। तो ये सब चर्चा करेंगे। अभी समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ब्रिटिश औद्योगिक नीति, मुख्य आधुनिक उद्योग, कारखाना नियम 1881 के आसपास आया। कानून, श्रम तथा मजदूर संघ का आंदोलन, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, मुद्रा और विनिमय, रेलवे तथा सड़क परिवहन। तो रेलवे की शुरुआत 1853 में डलहौजी के समय में की गई थी। रेल ट्रैक लगाया गया था। डाक की व्यवस्था भी उसी समय हुई थी। नूतन शहरी केंद्रों का विकास, नगर आयोजन और स्थापत्य की नूतन विशेषताएं, शहरी समाज और शहरी समस्याएं। अकाल बहुत सारे पड़े हुए हैं। महामारी और सरकारी नीति। अकाल इसलिए भी पड़ रहे थे और महामारियां इसलिए भी आ रही थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बंगाल सहित भारत के कई क्षेत्रों में आर्थिक लूट की जा रही थी। और सबसे खराब बात क्या थी, दिल्ली दरबार लगाया जा रहा था। दिल्ली दरबार जिसमें क्राउन से कोई ना कोई आता था, उनके से स्वागत सत्कार के लिए बड़ी पैमाने पर धन का खर्चा किया जाता था। इसीलिए सबसे ज्यादा लूट मचाई गई थी। हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से। जनजाति और किसान आंदोलन है। जनजाति और किसानों का आंदोलन क्यों हुआ? जनजातियों का आंदोलन हुआ उनके जंगल, जमीन, उन सब पे जो जब कब्जा होने लगा, इसके अलावा उनसे बेगार कराया जाने लगा। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जनजातियों की समस्या, उसके कारण उन्होंने विद्रोह किया। किसानों ने अलग से विद्रोह किया। संक्रमण काल में भारतीय समाज है, ईसाई धर्म से संपर्क है, ईसाई मिशन और मिशनरियां हैं, भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं और धार्मिक धारणाओं की समालोचना, शैक्षिक तथा अन्य गतिविधियां हैं। इन सब की चर्चा हम लोग विस्तृत करेंगे। नई शिक्षा सरकारी नीति है। स्तर और विषय वस्तु है अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि, आधुनिकतावाद की ओर। तो आधुनिकतावाद क्या है? आधुनिकतावाद का मतलब ग्लोबलाइजेशन और मशीनीकरण का युग। मशीनीकरण का युग। मध्यकाल क्या था? ईश्वरवादी सोच या ईश केंद्रित शासन तंत्र। तो भारतीय पुनर्जागरण में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिनमें राजा राम मोहन राय को अग्रणी माना जाता है। मध्यम वर्ग का उद्भव, जातिगत संगठन और जातिगतशीलता, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्थिति, इसको कहा जाता है फेमिनिज्म या महिलावादी विचारधारा।
कई महिलावादी विचारक स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने महिलाओं की स्थिति पर चर्चा किया है इतिहास में। वहां से लेकर के संदर्भ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिर है प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकारिता संबंधी गतिविधि तथा लोकमत, भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकीकरण है, चित्रकारी, संगीत और प्रदर्शन कलाओं का पुनर्स्थापना है। इकाई 9 में क्या पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार, भारतीय नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885 में हुआ। भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 85 से 1920। इसके बीच क्या हुआ? नरम दल हुआ और गरम दल हुआ। ये दो दलों में बटा कांग्रेस, और कई सारे अधिवेशन किए, कई गतिविधियां हुई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन को देखेंगे। फिर कई सारे ऐसे हैं जिनकी चर्चा करेंगे। प्रारंभिक राष्ट्रवादी, स्वग्रही राष्ट्रवादी और आंदोलनकारियों की चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं। स्वदेशी और स्वराज की चर्चा करेंगे। गांधीवादी जन आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस, INA राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी, वामपंथी राजनीति, क्या है वामपंथी राजनीति, ये चर्चा करेंगे। दलित वर्ग का आंदोलन क्या था, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की उत्पत्ति। मुस्लिम लीग की उत्पत्ति 1906 में होती है और पाकिस्तान की जो है उत्पत्ति 1947 में होती है। तो इस पे हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, विभाजन के गुनहगार करके एक पुस्तक लिखा है राम मनोहर लोहिया ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से विभाजन की समस्या थी स्वतंत्रता के पश्चात भारत। वैसे विभाजन पर बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, भारतीय और विदेशी दोनों। तो विभाजन की चुनौतियां हैं, भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण है, लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के प्रयासों से भारतीय रजवाड़ों को एक किया जा सका। तो कौन कौन से रजवाड़े थे? कश्मीर, जहां पे हरि सिंह थे। इसके अलावा हैदराबाद, निजाम थे। जूनागढ़ का क्षेत्र था, तो यहाँ पर ये खुद ही आके मिल गए। हैदराबाद में सैनिक अभियान किया गया और जूनागढ़ में वोटिंग करवाई गई। इस तरीके से भारत में मिला लिया गया। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में, और इनकी कुछ और विशेषताएं देखेंगे। अधिकारी वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति, आर्थिक नीतियां और नियोजन प्रक्रिया, विकास विस्थापन और जनजातीय मुद्दों की बात करेंगे। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कब होता है? बाद में चलकर लगभग 1951 के बाद, 51-52 के आसपास। रामल्लू करके एक थे, रामल्लू करके, इन्होंने सबसे पहली बार अपने क्षेत्र के लिए, दक्षिण भारत के लिए भाषाई आधार पर क्षेत्र मांगा था गठन के लिए। विदेशी नीति संबंधी पहल पंचशील है, जिसमें नेहरू जाते हैं और समझौता करते हैं। चीन के साथ हमारा समझौता होता है, हस्ताक्षर होता है और 5 महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। ये हम लोग देखेंगे। भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल 1975-76 के हम समय में देखते हैं या 1970 के दशक में देखते हैं कि आपातकाल लगाया जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार होती है। उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण एवं वैश्वीकरण है। लास्ट इकाई है इकाई 10, ऐतिहासिक प्रणाली शोध। तो ये पूरा जो है ऐतिहासिक शोध पर ही आधारित है, और इसके लिए जो पुस्तक है वो एक तो खुराना की है, RL करके है नाम उनका, RL खुराना करके हैं, इनकी पुस्तक है। इसके अलावा कुछ और इंग्लिश में भी पुस्तकें हैं। यहाँ देखते हैं ऐतिहासिक प्रणाली शोध,
कार्यप्रणाली तथा इतिहास लेखन, इतिहास की विषय विस्तार, सीमा और महत्व, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है? जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें ज़्यादा सत्यता मिलती है, क्योंकि ये वस्तु प्रधान होता है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। वस्तु प्रधान होता है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिविटी माना जाता है। अन्वेषणात्मक संक्रिया है इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति। इतिहास और इसके सहायक विज्ञान, तो इतिहास से संबंधित जितने सहायक विज्ञान है उनके विषय में बात करेंगे। इतिहास विज्ञान है, कला है, सामाजिक विज्ञान है, क्या है? ये एक डिबेट का विषय है, वैसे विज्ञान है। ये बता दूं, जे.बी. ब्यूरी ने कहा है, हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ साइंस, नथिंग मोर नथिंग एल्स। इतिहास जो है वो विज्ञान का ही एक भाग है, ना तो अधिक है ना तो कम है। देखेंगे कि ब्यूरी के मत में कितना, ब्यूरी का मत कितना मान्य है, इस विषय में चर्चा करेंगे। इतिहास विज्ञान कला है, इतिहास में कार्य कारण का संबंध है, कल्पना है, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व है, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां हैं, शोध कार्य प्रणाली है। इसके अलावा हम देखें तो इतिहास में, इसके अतिरिक्त इतिहास में प्रकल्पना है, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र है, शोध आंकड़ों का संग्रह है, प्राथमिक, द्वितीयक और जो मूल तथा पारगामी स्रोत है उसकी चर्चा। तो द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? जो प्राथमिक स्रोत के ऊपर बेस्ड होते हैं, लिखे जाते हैं, और प्राथमिक स्रोत जो पहली बार लिखे जाते हैं समकालीन होते हैं। इतिहास शोध में प्रवृत्तियां, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास में विषय का चयन, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, पाठ टिप्पणियां और ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची क्या होती है? यहाँ पर जब हम शोध कार्य करते हैं तो सबसे अंत में हमको ग्रंथों की सूची देनी होती है, जिसमें सरनेम पहले आता है, मूल नेम बाद में आता है। तो हम लोग इस विषय को देखेंगे। ऐतिहासिक शोध का विषय है। अब थीसिस क्या होती है, जिसको शोध प्रबंध कहते हैं, और निर्दिष्ट कार्य को पूरा कैसे किया जाता है। साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म, इसको अच्छे से समझेंगे। बौद्धिक बेईमानी और इतिहास लेखन। ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन एवं गिरजाघर संबंधी इतिहास लेखन। तो जो यूनान का इतिहास है, रोम का है, इसकी चर्चा। पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव। इतिहास लेखन के नकारात्मक तथा सकारात्मक समर्थक। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति वी रेके का है। इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक और भौतिकवादी देखना है। भौतिकवादी मार्क्सवादी दर्शन कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स, और इसने डायलेक्ट मेथड दिया हुआ है जो भौतिकतावादी है। इतिहास का चक्रीय सिद्धांत ओसवाल्ड स्पेगलर का है। इन सबके विचार हैं, इनको देखना है। तो चक्रीय सिद्धांत है ओसवाल्ड स्पेगलर का। चुनौती एवं प्रत्युत सिद्धांत है अर्नोल्ड जोसेफ टॉयनबी का। इतिहास में उत्तर आधुनिकतावाद है। तो इस तरीके से ये सिलेबस है, जिसको हम लोग ब्रीफ तरीके से बहुत जल्दी समझे हैं, क्योंकि अगर एक एक इकाई में समझाता तो बहुत टाइम लग जाता। वैसे भी 1 घंटा होने वाला है। इतना लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, इसीलिए विद्यार्थी देखना नहीं चाहते। बहरहाल आप लोग जहाँ जहाँ समझिएगा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और विस्तृत तरीके से चर्चा में बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक विषय की विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं या पेपर में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा, डरिएगा नहीं। और इस तरीके से आज हम लोगों ने सिलेबस जल्दी पूरा कर लिया है। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।